जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमराही एकेडमी इंदौर में। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अभी तक ऑलरेडी इसके 7 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज इस 8th लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। यदि आप मेरे चैनल में नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिएगा। ठीक है, देखिए बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ये ओनली प्राइमेट्स में पाई जाती है। प्राइमेट्स 3 प्रकार के एग्जाम्पल है प्राइमेट्स में, मोंकी, एप एंड ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ये तीनों में पाई जाती है साइकिल। इस साइकिल की कुछ विशेषताएं होती हैं। हमने फर्स्ट वाला जब चैप्टर पढ़ा था क्लास 12th का तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओस्ट्रस साइकिल, एक और साइकिल होती है ओस्ट्रस जो नॉन प्राइमेट्स में पाई जाती है। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। क्या होती है? ब्लीडिंग होती है और उस समय कोई भी फीमेल सेक्सुअल एक्टिविटी अलाउ नहीं करती है। ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं नॉर्मली। फिर बीच में क्या होता है, इसमें 15th डे में या 14th डे के आसपास इसमें क्या होता है, फर्स्ट डे से 14th डे के बीच में ओवुलेशन होता है, क्योंकि ये साइकिल जो होती है 28-29 डेज की होती है। तो इस प्रकार से इसकी कुछ विशेषताएं डिस्कस करेंगे। वहीं पे ओस्ट्रस साइकिल जिसके बारे में अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, बाकी हमने जो डिटेल में पढ़ना उसके बारे में डिस्कस किया था। जैसे उसके भी 4 फेजेज होते हैं, इसके 3 फेजेज होते हैं, उसके 4 फेजेज होते हैं, है ना। जैसे एनोस्ट्रस साइकिल हो गया, है ना, एनेस्ट्रस, फिर एस्ट्रस और फिर ई एस्ट्रस करके है, फिर उसके बाद प्रो एस्टर और फिर मेटा एस्ट्रस, है ना। 4 उसके भी फेजेज होते हैं। तो जब हम 9 प्राइमेट्स में कभी फिर से दोबारा कभी मौका मिलेगा पढ़ेंगे तो वहां पे उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं प्राइमेट्स में पाई जाने वाली साइकिल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। पहले अगर ये जो आपको यहाँ पे पाई चार्ट दिख रहा है इस चार्ट के माध्यम से हम समझते हैं। मान लीजिए एक साइकिल है, टोटल साइकिल कितने दिन की होती है, 28/29 डेज की होती है ना। 28/29 डेज की होगी। तो इस 28/29 डेज को मैंने 2 लाइन से रिप्रेजेंट किया है। एक 28 वाली हो, 29 वाली, थोड़ा एक दिन के आगे पीछे हर जगह पे गैप है एक दिन का। ठीक है, जैसे साइकिल कंप्लीट होती है तो उसके शुरुआत से नई साइकिल जैसे स्टार्ट होती है तो नई साइकिल में क्या होता है, शुरुआती दौर में ही ब्लीडिंग होती है ना। हम साइकिल की तब से शुरुआत मानते हैं जिस दिन से ब्लीडिंग चालू होती है उसको हम पहला दिन मानते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला दिन से ब्लीडिंग चालू हो जाएगी तो अब यहाँ पे 28-29 डेज के बाद 1 आएगा। ठीक है, तो अब 1 डे से चालू हो जाएगी, है ना। ये डेट नहीं है, ध्यान देना, डेट नहीं है, ये हम इसको दिन बोल रहे हैं। ठीक है, ये डे है, ओनली डेट नहीं है, डे है। तो 29 डेज या 28 डेज में जैसे साइकिल कंप्लीट होती है तो फिर वहां से मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाती है। तो इस पूरे फेज के दौरान क्या होती है, उसमें ब्लीडिंग होती है। इस पूरे फेज में क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। इस फेज को हम किस नाम से जानते हैं, बोले मेंस्ट्रुअल फिर ब्लीडिंग फेज के नाम से हम जानते हैं। किस नाम से जानेंगे, मेंस्ट्रुअल फेज के नाम से जानेंगे या फिर उसको हम ब्लीडिंग फेज के नाम से जानते हैं। ये कितने दिन तक चलती है, बोले 4 से 5 दिन की होती है। कितने दिन की होती है, 4 से 4 to 5 डेज की होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 3 to 5 डेज लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, फिर से रिपीट कर देता हूं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3 to 5 डेज। ठीक है, 5 डेज। वहीं पे अगर रियलिटी में इसकी बात किया जाए, रियलिटी में कितना होता है, रियलिटी में देखा जाए तो लगभग 6 to 7 डेज की होती है। कितने दिन की होती है, मेजॉरिटी में 6 to 7 डेज की होती है। ठीक है, बट फिर भी हम इन दोनों का एवरेज मान के चलते हैं 4 to 5 डेज की होती है। अब जैसे ही इतना 4 to 5 डेज, 4th डे या 5th डे आता है वैसे वैसे क्या हो जाती है, साइकिल सीज हो जाती है, क्लोज हो जाती है। मतलब साइकिल कौन सी, मेंस्ट्रुअल जो मेंसेस चल रहा है या जो ब्लीडिंग फेज है, ब्लीडिंग फेज क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अब इसके बाद एक नया फेज चालू होता है जिसका नाम होता है, इस पूरे फेज को हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज या फिर प्रोलिफरेटिव फेज के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे हम, फॉलिकुलर फेज या फिर प्रोलिफरेटिव फेज। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी यहीं पे जो हम ओजेनेसिस पढ़े थे जिसके अंदर फॉलिकुलर जेनेसिस पढ़ रहे थे, फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ये जो फॉलिकल्स बन रहे थे, मैच्योर गर्ल्स में फॉलिकल, तो ये जो फॉलिकल्स बन रहे थे इसी को हम बोलते हैं फॉलिकुलर जेनेसिस। तो इसी 5वें 6वें दिन के बाद से और आगे चल के 14th कौन सा डे बेटा, 14 या फिर ऑब्लिक करके 15th डे, तो यहां तक चलेगी। और इसके दिन में क्या हो, इतने दिन में क्या हो जाएगा, उसके बाद ओवुलेशन हो जाता है। तो नॉर्मली जो मेजॉरिटी में होता है वो 14th डे या फिर 15th डे में क्या हो जाता है, ओवुलेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा फेज जो होता है, इस पूरे फेज को हम क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर या फिर प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं। क्योंकि इस फेज में एंडोमेट्रियम भी अंदर डेवलप कर रही होती है, यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम डेवलप कर रही होती है, और साथ में जो ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या हो रहा होता है, बोले वहां पे एक नया ओवम बन रहा होता है या फिर वहां पे नए एक फॉलिकल डेवलप कर रहा होता है जो आगे चल के एक
ग्राफियन फॉलिकल तक पहुंचेगा, ठीक है। और जैसे ग्राफियन फॉलिकल तक पहुंच जाएगा तो फिर 14th या फिर 15th डे ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करता है और उसमें से ओवम बाहर निकलता है। उसी समय तक में, ध्यान से सुनना, उसी समय तक में क्या होता है, जो यूट्रस होता है, यूट्रस में भी चेंजेस आते हैं और जो एंडोमेट्रियम वाल होती है, एंडोमेट्रियम वाल जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है वो लगभग 4 mm, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कितने 4 mm तक वो थिकनेस में मोटी हो जाती है। फिर उसके बाद एक नया फेज चालू हो जाता है, क्योंकि जैसे इसका ओवुलेशन हो जाएगा, ओवम बाहर निकल जाएगा, तो अब क्या बनेगा, कार्पस ल्यूटियम बनेगा। जैसे कार्पस ल्यूटियम बन जाएगा तो अब वो क्या करेगा, लगातार प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सेक्रेट करेगा। कौन सा हार्मोन सेक्रेट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन। इसीलिए इसको हम बोलते हैं सेक्रेटरी फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, सेक्रेटरी फेज या फिर ल्यूटियल फेज के नाम से जानते हैं। तो सेक्रेटरी फेज अलग होता है, वहीं पे हम अगर बात करें मेंस्ट्रुअल फेज, मेंसेस फेज वाला या फिर ब्लीडिंग फेज, वो अलग होता है, ठीक है। सेक्रेटरी फेज में ऐसा नहीं कि सेक्रेशन हो रहा है मतलब ब्लीडिंग हो रही है, नहीं, ब्लीडिंग अलग चीज है, सेक्रेशन अलग चीज। ये सेक्रेशन किसके लिए, किसके अकॉर्डिंग बोला जाता है, ये हार्मोन्स के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि यहाँ पे क्या निकल रहे हैं, हार्मोन्स निकल रहे हैं, ठीक है। तो हार्मोन्स निकलेंगे, इसलिए हम इस फेज को हम क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी फेज बोलते हैं। कहां से हार्मोन निकलता है, बोले कार्पस ल्यूटियम से बोलता है। तो इसीलिए हम इसको ल्यूटियल फेज के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं हम, ल्यूटियल फेज। तो ये पूरा फेज जो होता है ये ल्यूटियल फेज होता है और ये इसका डे हमेशा फिक्स होता है। ये एग्जैक्ट 14 डेज का होता है। कितने दिन का होता है, एग्जैक्ट 14 डेज होता है, 14 डेज का फिक्स होता है। तो अगर किसी की साइकिल में चेंजेज आता है, जैसे किसी की साइकिल हो सकता है 35 डेज की कंप्लीट हो रही हो, या फिर किसी की साइकिल 25 डेज में कंप्लीट हो रही है, या किसी की साइकिल 40 डेज में कंप्लीट हो रही है, तो ये जो इतना वेरिएशन देखने को मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ यहां से लेकर के और यहां तक के फेज में देखने को मिलता है, मेंस्ट्रुअल फेज में और साथ में फॉलिकुलर फेज में या फिर प्रोलिफरेटिव फेज में। सबसे ज्यादा जो चेंज आता है वो भी किस में आता है, प्रोलिफरेटिव फेज में या फिर फॉलिकुलर फेज में। अगर इतने दिन कम या ज्यादा होते हैं किसी के मेंस्ट्रुअल साइकिल में तो किसकी वजह से होते हैं, फॉलिकुलर फेज की वजह से होते हैं। क्योंकि कई बार होता है बॉडी में उतना अप्रोप्रिएट हार्मोन्स नहीं निकल पाते हैं जितनी रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से जो प्रोसेस होती है फॉलिकुलोजेनेसिस की वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाती है, धीरे धीरे होती है और एंडोमेट्रियम भी धीरे धीरे डेवलप करती है। तो अल्टीमेटली जो लगभग इतना 5 डेज लेकर के 14 या फिर इसको हम बोलते हैं 9 से 10 दिन के बीच में जिसको डेवलप कर जाना चाहिए था, जिस साइकिल को बहुत अच्छी तरीके से डेवलप करना चाहिए था, वो अपने आप को नहीं डेवलप कर पाती। साइकिल बोले तो ओवरियन के अंदर होने वाली जो एक्टिविटी है, ओवरियन एक्टिविटीज, तो जो फॉलिकुलोजेनेसिस है वो फॉलिकुलोजेनेसिस जितना अच्छे तरीके से होना चाहिए कंप्लीट, वो उतना अच्छे तरीके से कंप्लीट ना होने की वजह से तो वो लेट हो जाती है, डिले हो जाती है। जो 14th डे में रिलीज होना चाहिए अब 20th या 19th डे में रिलीज होगी। समझ में आ रही मेरी बातें, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, ये वाला साइकिल बढ़ गया तो अल्टीमेटली जो 28 डेज की होती थी या 29 डेज की होती थी इसमें प्लस फिर क्या हो जाएगा 5 ऐड हो जाएगा। तो अब ये साइकिल जो 28 डेज में कंप्लीट हो रही है तो हो सकता है 32 या 33 डेज में कंप्लीट हो या 35 डेज तक भी जा सकती है। क्लियर, तो ये इस तरीके की कंडीशंस होती हैं। तो जो भी है साइकिल में अगर कई बार दिन बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं वो सिर्फ इसकी वजह से बढ़ते घटते हैं। ये वाला जो पोस्ट ओवुलेटरी फेज होता है, इस फेज को हम सेक्रेटरी फेज को हम पोस्ट ओवुलेटरी फेज भी बोलते हैं कि ओवुलेशन के बाद वाला फेज होता है। तो ओवुलेटरी पोस्ट ओवुलेटरी फेज हमेशा और हमेशा फिक्स होता है, इसको आप गांठ बांध लीजिए, ठीक है। हाँ, कभी भी कोई भी बोल दे, कभी क्वेश्चन आ जाए नीट में क्वेश्चन हमेशा आता रहा है इसके ऊपर कि कौन सा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें कौन सा फेज ऐसा होता है जो फिक्स्ड फेज होता है, ठीक है। तो वो कौन सा होता है, सेक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज। ओके, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब ये जो साइकिल चल रही है ये सब हार्मोनल कंट्रोल होता है। कैसी होती है बेटा, हार्मोनल कंट्रोल होती है। जैसे मेल बॉडी में जब हम पढ़े थे तो मेल बॉडी में क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही होती है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कैसी थी, पूरे हार्मोनल कंट्रोल थी। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है ये भी पूरी हार्मोनल कंट्रोल होती है, ठीक है। एक एक हार्मोन्स के कंट्रोल हम पढ़ेंगे यहाँ पे, है ना, हर चीज के बारे में पढ़ेंगे। ऑलरेडी हम इसके पहले वाले लेक्चर में हमने किस तरीके से जो ओजेनेसिस होती है, ओजेनेसिस में हार्मोनल कंट्रोल कैसा होता है, ये हम टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पे विजिट करके इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिए ताकि आपको हार्मोनल कंट्रोल फीमेल बॉडी में अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत छोटा सा वीडियो है 10-15 मिनट का, तो आप उसको कवर कर लीजिए। ओके, अब फिर यहाँ पर भी हम हार्मोनल कंट्रोल बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ओवेरियन एक्टिविटी एंड यूटराइन एक्टिविटी। यूट्रस के अंदर किस तरीके की एक्टिविटी हो रही है उससे इन हार्मोन का कैसे ताल्लुकात हैं, कैसे मैच करते हैं, और सेम इसी प्रकार से ओवरी के अंदर होने वाले जो एक्टिविटीज होती हैं उनको किस तरीके से रेगुलेट करते हैं। तो हार्मोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो भी एक्टिविटीज होती हैं ये हार्मोन कंट्रोल होते हैं। जैसे मेल बॉडी में FSH और LH निकलता था, इसी तरीके से फीमेल बॉडी में भी LH एंड FSH बनता है।
साथ में दो अदर जो हार्मोन्स होते हैं यहाँ पे, वो होता है एस्ट्रोजन जो ओवरी द्वारा रिलीज किए जाने वाला सेक्स हार्मोन होता है, और एक होता है प्रोजेस्टेरॉन जो कार्पस ल्यूटियम के द्वारा सिक्रेट किए जाने वाला हार्मोन होता है। तो इस तरीके से फीमेल बॉडी में 4 हार्मोन हो जाते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 करके फटाफट 2 पॉइंट डिस्कस करते हैं। ठीक है, ऊपर वाला तो हम पढ़ चुके हैं कि कहाँ पे होती है साइकिल, प्राइमेट में पाई जाती है, मंकी पाई जाती है। और इस शुरुआत कब होती है साइकिल, जब कोई भी फीमेल प्यूबर्टी को क्रॉस करते हुए एक रिप्रोडक्टिव स्टेज में आ जाती है, 15 से 16 साल की ऊपर होने लगती है, या फिर 12-13 साल से चालू हो जाता है किसी किसी फीमेल में। तो जैसे 12 से 13 साल की उम्र से ऊपर जाती है तो 50 ईयर्स तक लगातार ये साइकिल चलती रहती है, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है, इट इज साइकिल ऑफ कितनी है 28-29 डेज की है, विच इन्वॉल्व साइक्लिक चेंजेस इन ओवरी एंड यूट्रस। मतलब ये साइकिल होता है, इसमें जैसे मैंने यहाँ पे बताया ओवरी के बारे में बताया और साथ में यूट्रस के बारे में बताया, तो दोनों में होता है। ठीक है, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन हार्मोन्स लाइक एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जो मैंने आपको समझाया सब वही दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट एक और है, देखिए जब भी कोई फीमेल है, मैंने बताया अभी कि फीमेल में 12-13 साल से उम्र से चालू होता है, तो जो फीमेल में जब फर्स्ट टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है या फर्स्ट टाइम पे उसको पीरियड आता है, तो उसको हम मेनार्क पढ़ते हैं या मेनार्च पढ़ते हैं या मेनार्क बोलते हैं। ठीक है, वहीं पे जब ये फीमेल में सीज हो जाता है, बंद हो जाता है एट द एज ऑफ 50 ईयर्स, जब 50 ईयर्स या 45 से 50 ईयर्स के बीच में क्या हो जाता है, किसी फीमेल में 55 तक भी जाता है, तो वो देखो थोड़ा सा वेरी करता है, हम एवरेज वैल्यू 50 लेके चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 50 ईयर्स तक में क्या हो जाता है, ये सीज हो जाता है, और जो सीज होने का जो लास्ट वाला जो पीरियड होता है उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। ठीक है, 2 नाम आते हैं। तो नेक्स्ट है, आउट ऑफ द 3 फेजेस मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग ड्यूरेशन ऑफ ल्यूटियल फेज, जो ल्यूटियल फेज या जो सेक्रेटरी फेज था, यहाँ पे हमने पढ़ा ल्यूटियल फेज आप सेक्रेटरी फेज, इसका जो ड्यूरेशन होता है इस ऑलमोस्ट कांस्टेंट, इसका बिल्कुल फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है, कितने दिन का होता है, 14 डेज का होता है ना, याद रखना 14 डेज का। नेक्स्ट है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स एट द प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनार्क, उसको हम क्या बोलते हैं, मेनार्क बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, मेंसेस इज सीजेस अराउंड 50 ईयर्स, कितने में 50 ईयर्स में क्या हो जाता है, मेंसेस जो होता है सीज हो जाता है। ठीक है, दैट इज टर्म्ड एज मेनोपॉज, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं। आशा करते हो हर चीज समझ में आ रही होगी। अब ध्यान से देखना, अब हम यूट्रस को ये एनसीईआरटी के डायग्राम के माध्यम से तीनों चीज को हम पढ़ते हैं। तो देखिए इस डायग्राम के माध्यम से जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले पॉइंट आता है कि इसको कितने पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, तो बोले 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट है यूट्रस के अंदर होने वाली एक्टिविटीज, उसके बाद फिर ये जो ओवरी के द्वारा निकलने वाले जो हार्मोन्स है ओवरियन हार्मोन्स, और लास्ट में फिर ओवरी के अंदर होने वाली एक्टिविटीज, और सबसे लास्ट में जो है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो किस तरीके से रेगुलेटेड होते हैं। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यूट्रस के अंदर। यूट्रस के अंदर जिस दिन से ब्लीडिंग चालू होती है उसको हम डे फर्स्ट मान करके चलते हैं, और वो लगभग 5वें दिन तक, किस दिन तक, 5वें दिन तक वो सीज हो जाती है, बंद हो जाती है। तो ये जो फेज होता है इस फेज को हम क्या बोलते हैं, मेंसेस फेज बोलते हैं, या फिर मेंस्ट्रुअल फेज के नाम से जानते हैं, या ब्लीडिंग फेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, यूट्राइन इवेंट्स हैं, और उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या हो जाती है, डेवलप करना चालू करती है। कैसे डेवलप करना चाहती है, इन द प्रेजेंस ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन्स, किसके हार्मोन्स के प्रेजेंस में, एस्ट्रोजन हार्मोन्स के प्रेजेंस में धीरे धीरे क्या होती है, डेवलप करना चालू करती है। बोले एक नई मेम्ब्रेन बनना चालू हो जाती है, ब्लड धीरे धीरे क्लॉट होने लगता है, कहाँ पे, एंडोमेट्रियम वाली अंदर वाली परत में। अब हम सबसे ऊपर की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे पिट्यूटरी हार्मोन अभी तक धीरे धीरे कौन सा बढ़ा हुआ है, ध्यान से देखना, सब बढ़ा हुआ कौन सा, एलएच बढ़ा हुआ है। तो एलएच बढ़ा हुआ है और साथ में नीचे नीचे का चल रहा है, एफएसएच चल रहा है। तो एफएसएच हार्मोन और एलएच हार्मोन दोनों ही कार्य करते हैं। ठीक है, एफएसएच हार्मोन धीरे धीरे है, तो एफएसएच हार्मोन और एलएच हार्मोन की प्रेजेंस में क्या धीरे धीरे ये जो ओवरी के अंदर जो फॉलिकुलोजेनेसिस है, फॉलिकुलोजेनेसिस चालू हो जाएगी। फॉलिकुलोजेनेसिस करवाता कौन है, तो बोले एफएसएच करवाता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो फॉलिकुलोजेनेसिस करवाता है। साथ में आगे बात, और दूसरा जो एलएच हार्मोन है, एलएच हार्मोन किस लिए रिस्पॉन्सिबल, एलएच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करवाने के लिए। तो जहां जहां एलएच हार्मोन देखो बढ़ेगा, वहां वहां क्या बढ़ेगा, हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन भी बढ़ेगा। समझ में आ रही मेरी बातें। ठीक है, तो एलएच हार्मोन क्या करवाएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन को निकल, और एस्ट्रोजन क्या करवाएगा, एंडोमेट्रियम के फंक्शंस को कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा। ठीक है, तो अब एफएसएच की जब हम बात करते हैं तो एफएसएच क्या कर रहा है, बोले इस ओवेरियन इवेंट्स को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ओवेरियन इवेंट्स को बढ़ा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो देखो प्राइमरी डेवलपिंग फॉलिकल है, फिर प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, इस तरीके से क्या होता है, एक मैच्योर फॉलिकल बन के तैयार होता है। और मैच्योर फॉलिकल ऑन द 14th डे, कब डे, कौन सा डे है बेटा, ये 14th डे है ना, तो 14th डे या फिर
15th डे के बीच में क्या कर जाएगा, रप्चर करेगा, और रप्चर करने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है, ओव्यूलेशन कहलाती है। ठीक है, ओव्यूलेशन हो जाएगा, एक बाहर निकल जाएगा, सेकेंडरी ओसाइट बाहर आ जाएगा। जैसे सेकेंडरी ओसाइट बाहर आ जाएगा तो बाकी जो बचा हुआ था मेच्योर फॉलिकल बचा हुआ था, वो मेच्योर फॉलिकल अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा किसमें, डेवलपिंग कार्पस ल्यूटियम में, जिसको हम हीमोकार्पस ल्यूटियम के नाम से भी जानते हैं। अभी जो डेवलपिंग कार्पस ल्यूटियम है, फिर एक क्या बनाएगा, मैच्योर कार्पस ल्यूटियम बनाएगा। फिर कार्पस ल्यूटियम अगर फर्टिलाइजेशन नहीं कंप्लीट होता है, अगर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं होता है या फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये रिग्रेस करने लगेगा। बोले तो रिग्रेसिंग कार्पस ल्यूटियम बनाएगा। क्या बनाएगा, रिग्रेसिंग कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो लास्ट में अंततः धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना एक चीज मेरी बात, जो कार्पस ल्यूटियम बना, तो कार्पस ल्यूटियम बना तो क्योंकि कार्पस ल्यूटियम ही क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाता है, रिलीज करता है। तो जहां पे कार्पस ल्यूटियम बढ़ा, अपने आप को अच्छे से डेवलप किया, वहां पे क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी बढ़ जाता है। और जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है, इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से जो एंडोमेट्रियम, यहां तक जो इसकी 4 mm, कितनी बेटा, 4 mm तक इसकी जो थिकनेस थी एंडोमेट्रियम की, तो इस प्रोजेस्टेरोन की प्रेजेंस में इसकी थिकनेस जो होती है वो 6 mm तक पहुंच जाती है। कहां तक पहुंच जाएगी बेटा, 6 mm तक पहुंच जाती है इसकी थिकनेस। और जैसे ही फिर इसको पता चलता है, कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिससे पता चल जाता है कि जो एग रिलीज हुआ है, इस एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो ये इम्प्लांट करने वाला नहीं है। तो जब ये इम्प्लांट नहीं करेगा, मर चुका है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो कार्पस ल्यूटियम होता है धीरे धीरे रिग्रेसिंग करने लगता है। बोले तो वो डिजेनरेट होने लगता है, खत्म होने लगता है। जैसे डिजेनरेट खत्म होने लगा, डिजेनरेट कम होने लग, तो जैसे ही डिजेनरेट होने लगेगा या अपने आप को रिग्रेसिंग करने लगेगा, उसका साइज स्मॉल होने लगेगा, तो वैसे वैसे ही क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल है वो डाउन होने लगेगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन भी बंद हो जाएगा। तो जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन डाउन होने लगेगा, तो उस प्रोजेस्टेरोन के फॉल डाउन की वजह से, प्रोजेस्टेरोन का लेवल जैसे ब्लड में फॉल डाउन होता है, यहाँ पे देखो और वहां पे देखो, तो जैसे फॉल डाउन होता है, तो ये जो एंडोमेट्रियम वाल है, जो यूट्रस के अंदर डेवलप की है, वो धीरे से क्या कहती है, फिर से ब्रेक डाउन होकर के और धीरे से टूटना चालू हो जाती है। तो इस तरीके से नए डे फिर से देखो 28/29 डेज आ गए, 29 डेज के बाद फिर से फर्स्ट डे आ जाता है, मतलब रेस्टो साइकिल क्या आ जाती है, रिपीट कर जाती है, और फिर से इसमें क्या चालू हो जाएगा, ब्लीडिंग चालू हो जाएगा। ठीक है, और फिर से दूसरी साइकिल रिपीट कर जाएगी। तो इस तरीके से लगातार साइकिल चलती रहती है। अब एक पॉइंट आता है कि यहाँ पे बीच में देखना, बीच में क्या होता है, यहाँ पे LH सर्ज बनता है, बीच में क्या होता है, कौन से डे में, 14th डे में। 14th डे के बीच में क्या हो जाता है बेटा, LH जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला जो हार्मोन है, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, LH का फुल फॉर्म ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये अचानक से बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। जब इसका पीक बनता है, जिसको हम LH सर्ज के नाम से जानते हैं, क्योंकि ओवेरियन एक्टिविटी को LH और FSH कंट्रोल करते हैं, तो LH की वजह से क्या हो जाता है, जो यूट्रस के अंदर जो बना हुआ मेच्योर फॉलिकल है वो रप्चर कर जाता है और ओवुलेशन कंप्लीट होता है। तो जब ओवुलेशन कंप्लीट होता है, तो ओवुलेशन किसकी वजह से हुआ, LH सर्ज की वजह से हुआ, ना कि FSH सर्ज की वजह से। ठीक है, ये चीज याद रखना, LH सर्ज की वजह से क्या हुआ, ओवुलेशन कंप्लीट हुआ। बट एक चीज और होता है, जैसे LH सर्ज बनता है तो एस्ट्रोजन भी तो बढ़ता है, क्योंकि एस्ट्रोजन किसके साथ साथ चलता है, एस्ट्रोजन चलता है LH के साथ साथ, और एस्ट्रोजन को सेक्रेट भी कौन करवाता है, LH करवाता है। तो सेम जैसे वो बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो ये भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा डेवलपमेंट इनके बीच में, मतलब तीनों अलग अलग जो पार्ट है, कौन कौन सा पार्ट, यूट्रस के अंदर, ओवरी के अंदर और साथ में पिट्यूटरी ग्लैंड के, ये तीन के अलग अलग जो लेवल है, तीनों के जो पार्ट्स हैं, इनमें इस तरीके के साइक्लिक चेंजेस आते हैं पूरी एक मेच्योर साइकिल के दौरान। पूरी एक मेच्योर साइकिल के दौरान इस तरीके से इसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं फेजेस ऑफ मेच्योर साइकिल, जो अभी हमने पढ़ा, जो हमने डायग्रामेटिकली पढ़ा, अब उसको हम कंटेंट वाइज पढ़ते हैं कि किस तरीके से उसमें कौन कौन से पॉइंट शामिल है। ठीक है, एक चीज यहाँ पे बताना मैं भूल गया था कि जो ब्लीडिंग होती है, वो ब्लीडिंग जनरली क्लॉट्स के रूप में नहीं होती है, वो लिक्विड के रूप में होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें एक एंटीकोगुलेंट मिला रहता है, जिसका नाम होता है हेपेरिन। ठीक है, तो हेपेरिन क्या है, एक प्रकार का एंटीकोगुलेंट जो ब्लड को थक्का नहीं बनने देता, इसलिए जो पीरियड्स के दौरान जो ब्लड आता है वो जनरली लिक्विड के रूप में ही आता है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, अब हम इन पॉइंट्स को फटाफट यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है म्यूचुअल ऑब्लिक ब्लीडिंग फेज, पहला फेज के बारे में कंप्लीट करें, फिर सेकंड फेज और इस तरह के थर्ड फेज तक पहुंचेंगे हम। तो फर्स्ट फेज है, ड्यूरेशन क्या है इसकी, फ्रॉम डे 1 टू डे 4 है ना। इसकी जो ड्यूरेशन कितनी है, ड्यूरेशन है फ्रॉम डे 1 टू डे 4 है ना, अकॉर्डिंग टू NCERT है। बाकी इसके और कितना वेरिएशन हो सकता है, ये सब मैंने पिछले वाली स्लाइड में बता चुका हूँ। इट्स ड्यूरेशन वेरीज फ्रॉम 3 to 5 डेज, कितना 3 to 5 डेज तक वेरी कर सकता है। ठीक है, अगर हकीकत में बात किया जाए, जब भी कभी आप सर्वे करोगे फीमेल्स में, तो आपको कितना मिलेगा, 6 to 7 डेज मिलेगा, दैट मीन्स 1 वीक पूरा मिलेगा। ओके, अब हम बात करेंगे चेंजेस इन यूट्रस। ठीक है, चेंजेस इन यूट्रस में कैसे चेंजेस होते हैं इस ब्लीडिंग फेज के दौरान पे। सडन विड्रॉ ऑब्लिक फॉल ऑफ प्रोजेस्टेरोन
मैंने बताया लीड्स द डिजनरेशन ऑफ यूट्राइन एंडोमेट्रियम वॉल विद दैट along with blood vessels and glands which forms the liquid which comes through the vagina। क्या हो जाता है ये इसके अंदर ध्यान से देखना, जब ये डेवलप कर रही होती है तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या होती है, कुछ ब्लड वेसल्स बनती हैं, ब्लड वेसल्स बनती जाएंगी और जब इसी स्टेज तक आती है तो इसके अंदर कुछ ब्लड वेसल्स के साथ साथ कुछ ग्लैंड भी अपने आप को डेवलप कर लेते हैं। तो पूरी ग्लैंड्स और साथ में ब्लड वेसल, ऐसा इसलिए जरूरी है कि ताकि इसमें जो टिश्यू है जो 6 mm बहुत मोटा होता है, तो 6 mm जो बना हुआ है इसमें अगर तक लगातार इसमें ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, पूरे ब्लड की नई नई कोशिकाओं की सप्लाई नहीं होगी, न्यूट्रिशन की सप्लाई नहीं होगी, तो ये जो ब्लड सेल्स जो जम चुकी हैं ये क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे तुरंत और सड़ने लगेंगे। इसलिए इनके अंदर भी क्या होता है, ग्लैंड्स होती हैं जो इनको सड़ने से बचाती हैं, इनके अंदर भी ब्लड वेसल्स होती हैं जो लगातार इनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, साथ में इनसे जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है उसको लेकर के वापस आती हैं। तो इस तरीके से पूरे जो यहाँ पे पेड़ से जैसे या इस तरीके से कुछ धागे धागे जैसे दिख रहा है, ये सब क्या है, उसके ब्लड वेसल्स हैं और साथ में क्या है, उसकी ग्लैंड्स हैं। ठीक है, तो इस जो ग्लैंड्स वगैरह होती हैं ये सब टूट करके क्या हो जाती है, ब्लड के रूप में बाहर आना चालू हो जाते हैं थ्रू द वेजाइना। नेक्स्ट है ऑन एन एवरेज 40 ml ऑफ ब्लड इज रिलीज। कितना होता है, 40 ml के आसपास जो ब्लड होता है वो रिलीज हो जाता है एक साइकिल के दौरान। और अगर ये ज्यादा हो जाता है और कम होता है तो वो दोनों अलग अलग कंडीशंस बनती हैं, दोनों की वजह से क्या होते हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं। डिसऑर्डर को हम नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट वाले वीडियो में कैरी करेंगे। ठीक है, नोट है, एक नोट के बारे में बात करें, मेंस्ट्रुएशन ओनली ऑकर्स इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। कंडीशन ये है कि मेंस्ट्रुएशन केवल तब होगा जब जो फर्टिलाइजेशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ। बाई चांस अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो जो कॉर्पस ल्यूटियम था वो अपने आप को डेवलप कर लेगा और लगातार 9 मंथ तक वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सेक्रेशन करता रहेगा ताकि प्रेगनेंसी को सपोर्ट किया जाएगा। इसलिए अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रेगनेंसी सपोर्टिंग हार्मोन कौन सा है, तो प्रेगनेंसी सपोर्टिंग हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रोजेस्टेरॉन इज आल्सो कॉल्ड प्रेगनेंसी सपोर्टिंग हार्मोन। तो बाई चांस अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आती है, मतलब मेंसेस नहीं आता है, पीरियड नहीं आता है, तो एक प्रकार का इंडिकेशन है प्रेगनेंसी का। ठीक है, अगर कपल वाली लाइफ है तो। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ, सेक्सुअल एक्टिविटी या सेक्सुअल कोहैबिटेशन नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में फिर ये बोल सकते हैं कि हो सकता है उसको कोई डिसऑर्डर हो या हो सकता है उसको हार्मोनल कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से 1 मंथ 2 मंथ ये जो क्या बोलते हैं साइकिल है ये मिस हो सकती है या ब्लीडिंग जो है मिस हो सकती है। ठीक है, तो बट कंडीशन में अगर जो लाइफ है वो अगर दंपत्ति वाली है, मतलब कपल्स लाइफ है और उस कंडीशन में अगर ऐसा हो रहा है, पीरियड का एब्सेंट हो रहा है या साइकिल नहीं रिपीट कर रही, तो वो प्रेगनेंसी का इंडिकेटिव पॉइंट हो सकता है। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी का इंडिकेटिव हो सकता है। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल ब्लड इज यूजुअली डू नॉट क्लॉट्स बिकॉज एंटीकोगुलेंट हेपेरिन इज रिलेटेड विद इट। इसके साथ होता है इसलिए वो ब्लड क्लॉट नहीं करता है। अब बात आती है फॉलिकुलर फेज की। फॉलिकुलर फेज में 2 अलग अलग चेंजेस होते हैं। पहले हम चेंजेस कहाँ पढ़ेंगे, ओवरी के अंदर, और उसी साथ में फिर हम चेंजेस कहाँ पढ़ेंगे, यूट्रस के अंदर, क्योंकि हर चीज में हम 2 फेज पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे, ध्यान से देखना, चेंजेस इन ओवरी। अब फॉलिकुलर जेनेसिस है तो फॉलिकुलर जेनेसिस में ओवरी में क्या होगी, फॉलिकुलर जेनेसिस होगी, वहां पे फॉलिकुलर बनेगा, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, जाके मैच्योर फॉलिकल बनेगा, फिर वहां से जाके क्या होगा, ओवम रिलीज होगा। तो ओवम को तो अलग हम पढ़ लेंगे किस तरीके से ओवम रिलीज होता है, जिसको हम ओवुलेशन बोलते हैं, पर हम इसको पढ़ते हैं अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ FSH, जिसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ग्राफेन फॉलिकल्स ग्रोज इन द ओवरी, ग्रोइंग फॉलिकल सेक्रेट्स द हार्मोन एस्ट्रोजन। जो ग्रोइंग फॉलिकल होता है वो एस्ट्रोजन हार्मोन को भी सेक्रेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है चेंजेस इन यूट्रस। यूट्रस में भी चेंजेस होते हैं। एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेटिव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन एस्ट्रोजन, इट्स थिकनेस इंक्रीजेस फ्रॉम 1 mm to 4 mm। ठीक है, क्या फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो एंडोमेट्रियम क्या होती है, इसी दौरान पे जब ओवरी के अंदर चेंज हो रहा था फॉलिकुलर फेज के दौरान पे जो एंडोमेट्रियम होती है वो 1 mm से लेकर के 4 mm तक क्या होती है, अपनी थिकनेस इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, ब्लड वेसल्स एंड ग्लैंड्स आल्सो डेवलप्स, ये भी क्या होती है धीरे धीरे, क्योंकि अगर उसकी थिकनेस बढ़ेगी तो ब्लड वेसल्स भी बनेंगी उसमें और साथ में ग्लैंड्स भी बनेंगी जो उसको सपोर्ट करेंगी। ओके, अब देखिए जैसे 14th या 15th डे आता है तो ओवुलेशन कंप्लीट होता है। द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड ओवुलेशन। इस प्रोसेस में क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं। इट इज रिलीज्ड इन द सेकेंडरी ओसाइट स्टेज ऑन द 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द पीक कंसंट्रेशन ऑफ LH, जिसको हम LH सर्ज के नाम से जानते हैं। ठीक है, 14th या 15th डे के बीच में रिलीज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, LH सर्ज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे LH का जो कंसंट्रेशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब हम लास्ट में आ गए, लास्ट वाला जो फेज हमारा वो सेक्रेटरी फेज या इसको हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज के नाम से। अब इसमें भी दोनों में हम ओवरी के अंदर भी पढ़ेंगे और साथ साथ में हम किसके अंदर पढ़ेंगे, चेंजेस इन यूट्रस में पढ़ेंगे। तो ओवरी के अंदर क्या होगा, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। ओवरी के अंदर बन चुका कार्पस ल्यूटियम।
हीमोकार्पस ल्यूटियम बना, हीमोकार्पस ल्यूटियम अब धीरे धीरे डेवलप करेगा अपने आप को कार्पस ल्यूटियम में। तो अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है तो कार्पस ल्यूटियम लगातार प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सिक्रेट करता चालू रखेगा। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये धीरे धीरे रिग्रेस कर जाएगा, धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ओके, तो सून आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल्स ट्रांसफॉर्म्स इनटू कार्पस ल्यूटियम व्हिच स्टार्ट्स सिक्रेटिंग द हार्मोन कॉल्ड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, उनका हम अगर चेंज की बात करते हैं यूट्रस में तो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम फर्दर डेवलप्स इट्स थिकनेस एंड इंक्रीजेस फ्रॉम 4 mm to 6 mm। जो अभी प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होना चालू है इसकी वजह से क्या होती है, जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस होती है, जो अंदर वाली जो परत होती है उसकी थिकनेस 4 mm से 6 mm तक बढ़ जाती है। ब्लड वेसल्स फर्दर डेवलप्स एंड बिकम्स मोर ब्रांच्ड, क्या होती है वो और ज्यादा डेवलप करती हैं और ज्यादा ब्रांच्ड हो जाती हैं। ग्लैंड्स बिकम्स हाईली कॉइल्ड, जो ग्लैंड्स होती हैं वो भी बहुत ज्यादा कॉइल हो जाती हैं। एंड इट्स स्टार्ट्स रिलीजिंग देयर सेक्रेशंस देयरफॉर इट इज कॉल्ड सेक्रेटरी फोर्स। देखो जो ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड्स क्या करती हैं, यूट्रस के अंदर जो ग्लैंड्स होती हैं ये भी अपने आप को और ज्यादा ब्रांच कर लेती हैं, डेवलप कर लेती हैं और धीरे धीरे कुछ ना कुछ सेक्रेशन रिलीज कर देती हैं। वो सेक्रेशन जो रिस्पॉन्सिबल है उस एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए, उसको और ज्यादा अच्छे तरीके से डेवलप करने के लिए। ठीक है, और इसी वजह से इस फेज को हम क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी फेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रोजेस्टेरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द एंडोमेट्रियम, हेंस इट इज कॉल्ड प्रेगनेंसी हार्मोन। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं या फिर प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो इस प्रकार से मेसोसाइकिल में जितने भी पॉइंट थे हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया। आशा करता हूं आपको एक एक पॉइंट अच्छे समझ में आया होगा। आपको समझ में आया या नहीं आया, कहाँ पे डाउट रह गया है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों तक शेयर करिएगा। थैंक यू।